अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए मलिक अहमद यार खान के सिलसिले की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। फौजी जवान 10 रोज की छुट्टी पर आया और मारा गया। आधी रात के लगभग उसके गांव का नंबरदार थाने में रिपोर्ट देने आया। उसके साथ 2 आदमी थे, एक चौकीदार था और दूसरा उसी गांव का एक आदमी जिसने लाश देखी थी। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये आदमी कहीं से गांव की तरफ आ रहा था। चांदनी में इसे 2 खेतों के दरमियान मुंडेर पर एक आदमी पड़ा नजर आया। उसने घोड़ी से उतरकर देखा, यह आदमी मरा हुआ था। उसने उसे पहचान लिया, ये उसी के गांव का एक जवान आदमी था। उसने नंबरदार को जगाकर बताया। नंबरदार और चौकीदार लाश देखने गए और लाश देखने वाले को साथ लेकर थाने आ गए। मैं उसी वक्त तैयार हुआ, घोड़ी तैयार कराया और एएसआई, हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को साथ चलने के लिए तैयार किया और दफ्तर में एफआईआर लिखने के लिए बैठ गया। इसके लिए ज़रूरी मालूमात ली और मैं अपने अमले के साथ चल पड़ा। फासला 2 मील से कुछ कम ही था। रास्ते में नंबरदार, चौकीदार और लाश देखने वाले आदमी से अपनी तफ्तीश के लिए मालूमात लेता गया। इनके मुताबिक मकतूल के मुतालिक पता चला कि 1 साल गुजरा, फौज में भर्ती हुआ था। उम्र 21-22 साल थी। मकतूल खाते पीते घराने का जमींदार का बेटा था, जिसके लिए फौजी नौकरी में कोई माली कशिश नहीं थी। बाप की अराजी बहुत थी, लेकिन वो फिर भी भर्ती होकर चला गया और अब सिपाही बनकर ट्रेनिंग के बाद की छुट्टी लेकर आया था। उसकी शादी भर्ती होने से 6 महीने पहले हो गई थी। उसकी माँ कभी की मर चुकी थी। उसके भर्ती होने से तकरीबन 1.5 साल पहले उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। यह दूसरी बीवी 18-19 साल उम्र की नौजवान लड़की थी। मकतूल के बाप की उम्र 50-60 साल के दरमियान थी। मकतूल का कोई और भाई नहीं था। 2 बहनें थीं, एक की उम्र 6-7 साल और दूसरी की 10-11 साल थी। सौतेली माँ का नाम सुनकर मेरा दिमाग रोशन हो गया। सौतेली माँ का एक पहलू तो यह होता है कि वो अपने खाविंद की पहली बीवी की औलाद के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, और इसका दूसरा पहलू भी है जो हादसों का बाइस बनता है। ये एक तिकोन है जिसके 3 जाविये होते हैं, एक बूढ़ा आदमी, दूसरे उसकी नौजवान दूसरी बीवी और तीसरे घर में एक जवान बेटा। ये तिकोन मुकम्मल हो जाए तो इसके अंदर कत्ल की वारदात हो सकती है और अक्सर हो भी जाती है। शहरियों का रवैया कुछ और होता है। देहाती चूंकि इंतहा पसंद होते हैं, इसलिए नौबत कत्ल तक पहुंच जाती है। इस वारदात में भी अगर ये कत्ल की ही वारदात थी, मुझे ऐसा ही शक हुआ। इस पहलू का भी एक पहलू था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि मकतूल का अपनी नौजवान सौतेली माँ के साथ दरपरदा दोस्ताना न पैदा हुआ हो, बल्कि मकतूल ने दोस्ताना पैदा करने की कोशिश की होगी। सौतेली माँ ने मकतूल के बाप को बता दिया होगा और बाप ने बेटे को कत्ल करा दिया होगा। यह भी मुमकिन था कि बाप ने अपनी दूसरी बीवी को अपने जवान बेटे में काबिले एतराज दिलचस्पी लेते देख लिया हो और उसने बेटे को खुफिया तरीके से कत्ल करा दिया हो। यह मेरी कयास आराइयाँ थीं। अलबत्ता इस हद तक मेरे जहन ने कबूल कर लिया कि कातिल मकतूल के घर में ही है। इस घर में एक लड़की और भी थी और ये मकतूल की बीवी थी, जो मकतूल की सौतेली माँ की हम उम्र थी। वो भी इस वारदात में मुलविस हो सकती थी। मैंने नंबरदार से दोनों लड़कियों के मुतालिक पूछा कि कैसी हैं। उसने बताया कि मकतूल की सौतेली माँ शरीफ लड़की है, इसमें लड़कियों वाली शोखी भी नहीं। मकतूल की बीवी तेज तर्रार और शौक है, इस लिहाज से सारे गांव की लड़कियां और औरतें इसे पसंद करती हैं। इनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, ये इन दोनों लड़कियों के दरमियान होता है। मकतूल की बीवी का नाम इत्तेफाक से मुझे याद रह गया है, नाम उर्मिला था। ये लड़की अपने खामिद के साथ चंद दिन रहती और अपने मैके चली जाती थी, फिर चंद दिन वहाँ रहती और आ जाती थी। मकतूल भर्ती होकर चला गया तो ये उर्मिला ये तमाम अरसा अपने माँ बाप के घर रही। अब आ गई होगी, मैंने कहा। इसका खामिद छुट्टी आ गया था। नहीं आती और नहीं आई, नंबरदार ने बताया। मकतूल को आए 4-5 रोज गुजर गए थे और इसकी बीवी नहीं आई। मकतूल उसे लेने गया होगा, मालूम नहीं, नंबरदार ने जवाब दिया। मकतूल कैसा आदमी था? आम सी शक्ल वाला जवान था, नंबरदार ने जवाब दिया। जिस्म भी ऐसा नहीं था जैसे देहाती नौजवानों के होते हैं। चूँकि खुशहाल जमींदार का बेटा था, इसलिए सब इसकी इज्जत करते थे। चाल चलन का बुरा नहीं था। किसी की बहू बेटी के साथ मरासिम होंगे? मैंने पूछा।
या किसी से छेड़छाड़ की होगी। ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई, नंबरदार ने कहा, और चौकीदार ने और इनके साथ आए हुए आदमी ने नंबरदार की तायीद की। देहात में किसी की कोई ऐसी वैसी हरकत छुप नहीं सकती। देहातियों को एक दूसरे के घरों की उन बातों का भी इल्म होता है जो वो एक दूसरे से छुपाने की कोशिश किया करते हैं। अगर मकतूल में कोई बुराई होती तो नंबरदार और चौकीदार इससे नावाकिफ नहीं हो सकते थे। मकतूल की बीवी उसके यहाँ नहीं आई थी, हालांकि वो 1 साल बाद छुट्टी पर आया था। इससे जाहिर होता था कि इनमें नाचाकी थी। गांव से लालटेनें आ गई थीं। लाश को देखने से पहले मुझे अपना ये नुकसान नजर आया कि लाश के इर्द गिर्द कोई खुरा सलामत नहीं था। पहले नंबरदार, चौकीदार और लाश को सबसे पहले देखने वाला आदमी लाश के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहे थे। नंबरदार लाश पर जिन 2 आदमियों को पहरे पर छोड़ आया था, उन्होंने भी कातिल के खुरे मसल डाले थे। इनके अलावा वहां चंद और आदमी आ गए थे। इनमें मकतूल का बाप भी था, वो रो रहा था। मैंने लाश को गौर से देखा। लाश पीठ के बल पड़ी थी, आंखें खुली हुई और मुंह बंद था। चेहरे पर दर्द या मौत की तलखी का तासुर था। लाश का रंग नीला हो गया था, नाक में खून जमा हुआ नजर आ रहा था और होंठों के कोनों में भी थोड़ा सा खून था। मालूम होता था जैसे ये खून अंदर से निकला हो। बाज़ औक़ात नाक और मुंह से जरा सा खून सर पे शदीद ज़र्ब लगने से भी निकलता है। मैंने सर को गौर से हर तरफ से देखा, ज़र्ब का कोई निशान नजर न आया। फिर कपड़े हटा कर सारे जिस्म का मुआयना किया, कहीं भी जख्म या चोट का निशान नहीं था। कपड़ों पर भी खून का हल्का सा भी दाग धब्बा नहीं था। गर्दन को 2 लालटेनों की रोशनी में बड़े ही गौर से देखा। वहां रस्सी से या हाथों से गला घोटने का कोई निशान नहीं था। मेरी नज़र डॉक्टर की नज़र नहीं थी, मैं अपनी तजुर्बे की रोशनी में देख रहा था। यूं मालूम होता था जैसे उसे सांप या किसी बड़े ही जहरीले बिच्छू ने डसा हो। कुछ देर बाद इनकी लाशों की हालत ऐसी ही हो जाती है। इस इलाके में एक बड़ा ही जहरीला बिच्छू हुआ करता था। उसके डसे हुए इंसान या जानवर का यही हाल होता था। मैंने लाश के पांव और पिंडलियां देखी। सांप और बिच्छू के डंक का निशान यही हो सकता था। लाश के पांव में चप्पल थे, एड़ियां और पंजे नंगे थे। मैंने चप्पल उतारकर दोनों पांव देखे, वहां भी कोई निशान नहीं था, जबकि सांप के काटने के निशान बड़े साफ होते हैं। इसके बाद मौत का बायस जहर ख्वार नहीं रह जाता था। मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि इसे जहर दिया गया है। सवाल ये था कि ये यहाँ क्यों आया? क्या ये किसी के घर से आ रहा था जहाँ इसे जहर दिया गया था और ये यहाँ आकर गिर पड़ा? ये भी हो सकता था कि इसे अपने बाप ने या सौतेली माँ ने जहर दिया हो और ये कहीं जा रहा हो, मगर जहर के असर ने इसे आगे न जाने दिया। ये वारदात खुदकुशी की भी हो सकती थी। इसने जहर खुद खा लिया होगा और घर से निकल आया होगा। खुदकुशी की सूरत में भी मुझे तफ्तीश करनी थी। मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मकतूल के गांव जाकर चौपाल में डेरे डाल दिए। मुझे तफ्तीश करनी थी। मेरे बचने की यही एक सूरत थी कि डॉक्टर लिखते कि मरने वाले को सांप ने काटा है। मैंने मकतूल के बाप को कमरे में बिठाया। इसका रोना कुदरती था। इसकी उम्र 55 और 60 के दरमियान थी। कद बहुत अच्छा था। उसने सर के बालों और मूंछों को खिजाब से स्याह कर रखा था। मैंने इससे पहली बात ये पूछी कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी है। उसने जोर देकर कहा कि उसका सलूक हर किसी के साथ बड़ा अच्छा है और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। क्या तुम दिल से चाहते हो कि तुम्हारे बेटे के कातिल को पकड़कर उसे सजा दिलाई जाए? क्यों नहीं चाहता? उसने जवाब दिया, मुझे पता चल जाए कि कातिल कौन है तो उसे अपने हाथों गोली मार दूंगा। फिर मैं जो पूछूं वो बिल्कुल सही बताना, मैंने कहा और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा जब भर्ती होकर चला गया तो तुम्हारी बीवी खुश हुई थी या उसे अफसोस हुआ था? जवाब देने से पहले ये सोच लो कि मैं सिर्फ तुम्हारा बयान नहीं लूँगा। तुम्हारी बीवी है, बच्चियाँ हैं और गांव के इतने ज़्यादा लोग हैं जो तुम्हारे घर की हर एक बात जानते हैं। मुझे इन सबके बयान लेने हैं। उसने अपने सीने पर हाथ मारकर कहा, राजपूत का बच्चा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। उसने मेरे सवाल का ये जवाब दिया, मैंने ये नहीं देखा कि मेरा बेटा जब फौज में गया तो मेरी बीवी खुश थी या उदास। ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारा बेटा तुम्हें खत लिखता रहा है? नहीं, उसने जवाब दिया, उसने एक भी खत नहीं लिखा। तुमने लिखा होगा। 2-3 लिखे थे, उसने जवाब दिया, मगर उसने जवाब नहीं दिया। कोई नाराज़गी थी? नाराज़गी तो कोई नहीं थी। तुम्हारी बीवी ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटे का खत नहीं आया? मैंने कहा, वो आखिर माँ थी, खास सौतेली ही थी, तुम्हें खुश करने के लिए ही कभी उसने पूछा तो होगा। वो ज़रा तेश में आ गया और बोला,
آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ میں تفتیش کے دوران دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھا کرتا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر ہی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ اس عمر میں جوان بننے کی کوشش کر رہا تھا اور نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے یہ توقع لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی ناک پر مکھی نہ بیٹھے۔ اس نے تیش میں بات کی تو میرا غصہ بھڑک اٹھا، لیکن میں نے قابو پا لیا۔ راجپوت مہاراج، میں نے ذرا مسکرا کر کہا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری دوسری بیوی، جس کی عمر تمہارے بیٹے سے 2 سال کم تھی، اس بیٹے کے ساتھ خوش رہتی تھی یا اس لڑکی کا اس کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ سوتیلی ماؤں کا سلوک اچھا نہیں ہوا کرتا۔ وہ جھجکا اور بے چین سا ہو کر بولا، سلوک اچھا ہی تھا۔ تمہارے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ ان میں کھٹ پٹ لگی رہتی تھی۔ اس نے جواب دیا، میری بہو جھگڑا لوسی ہے اور میری بیوی ایسی چالاک اور تیز ترار نہیں۔ تمہاری بہو کا تمہارے بیٹے کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں تھا۔ ان میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میرے سامنے تو کبھی نہیں ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں زیادہ وقت باہر کھیتوں میں گزارتا تھا۔ میں اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کا اس کے بیٹے کے ساتھ در پردہ تعلق تو نہیں تھا، یا کیا ان دونوں کے درمیان ناراضگی تھی۔ یہ شخص یا تو بہت ہی چالاک تھا کہ پردہ ڈالنے میں کامیاب رہا، یا میری سوچ غلط تھی اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے منہ سے میں وہ بات نکلوا نہ سکا جو میں نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی کہ وہ اپنی عزت پر اپنی زبان سے کیچڑ اچھالے گا۔ ایسی معلومات دوسرے ذرائع ہی سے معلوم ہو سکتی تھیں۔ اس سے میں نے یہ حاصل کیا کہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور بدلتے رنگوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے کچھ باتیں چھپا لی ہیں، اور میرے سوالوں کے اس نے جو جواب دیے ہیں ان میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے، اور مجھ پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ باپ بیٹے میں ناراضگی بھی تھی۔ میں نے اس سے کچھ اور پوچھنا شروع کر دیا، تمہارا بیٹا کس وقت گھر سے نکلا تھا؟ میں نے دیکھا نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ تم نے اسے کس وقت گھر میں دیکھا تھا؟ سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ یہ نہیں دیکھا کہ باہر کس وقت نکلا۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ بالکل نہیں۔ اس نے گھر کھانا کھایا تھا؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ الگ کھانا کھاتا تھا۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر سے نکلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ گھر واپس آیا ہوگا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ تم نے اسے اس لیے نہیں دیکھا کہ تم اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، میں نے طنزیہ کہا۔ جو باپ جوان بیٹے کی موجودگی میں اس کی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے اسی طرح دشمن ہو جاتے ہیں جس طرح تم اپنے بیٹے کے ہو گئے تھے۔ میں نے یہ بات اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہی تھی۔ اپنے رد عمل پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے تانے پر اس آدمی کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ غصے کے آثار بھی پیدا ہوئے، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو دبا کر دبی دبی زبان میں کہا، میری اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ باہر کانسٹیبلوں کے پاس بیٹھ جائے، گھر نہ جائے۔ ASI سے کہا کہ اسے جانے نہ دے۔ نمبردار سے کہا کہ اس کی بیوی کو بلا کے لائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک لڑکی چہرہ گھونگھٹ میں چھپائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے نمبردار کو باہر نکال کر لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے کہا کہ وہ گھونگھٹ اٹھا دے۔ گھونگھٹ سے جو چہرہ برآمد ہوا اس میں کوئی غیر معمولی کشش نہیں تھی۔ وہ نوجوان اور قبول صورت لڑکی تھی، بدصورت تو نہیں تھی۔ میں نے بات کرنے سے پہلے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ شکل و صورت سے وہ روایتی ہندو لڑکی لگتی تھی جس میں شرم و حجاب تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارا سوتیلا بیٹا مر گیا ہے؟ ہاں، اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کس طرح مرا ہے؟ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ عورتوں سے سنا ہے کہ اسے کسی نے زہر دیا ہے۔ حامد نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ تو رات کو اطلاع ملتے ہی نکل گئے تھے، پھر واپس نہیں آئے۔ اس کا کوئی دشمن تھا؟ میں کیا جانوں، اس نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ باہر کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ اس نے خود زہر کھا لیا ہوگا۔ اس نے گردن کو ذرا سا خم دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے معلوم نہیں۔ سنا ہے تمہارے ساتھ دل کی باتیں کیا کرتا تھا، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ تمہارا سلوک سوتیلی ماں والا نہیں تھا اور تمہیں وہ اچھا لگتا تھا۔ میرے ساتھ اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی، اس نے جواب دیا۔ وہ تو مجھ سے ناراض رہتا تھا۔ ناراضگی کی وجہ؟ اس نے سسکی لینے کے انداز سے کہا، وہی جانے۔ وہ باپ سے بھی ناراض رہتا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، اس نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا، ناراض ہی رہتا تھا۔ اس نے کل شام کھانا گھر ہی کھایا تھا؟ نہیں،
उसने जवाब दिया। वो खाने के वक्त से पहले ही घर से निकल गया था। वो जब वापस आया तो तुमने उसे गिलास में दूध पिलाया था? मैंने हवा में तीर चलाया। उसने चौंक कर मुझे देखा। उसके चेहरे पर हैरत का तासुर था। मैंने कहा, उसने दूध खुद मांगा था या तुमने खुद ही दिया था? वो शाम से पहले का निकला हुआ वापस ही नहीं आया था। उसने पहली बार जानदार आवाज में बात की। उसने ना कभी मुझसे दूध मांगा था, न मैंने उसे कभी दूध दिया था। उसका अंदाज बता रहा था कि वो सच कह रही है, लेकिन मुझे यकीन करना था। मैंने उसे दूध के गिलास पर ही चक्कर देने शुरू कर दिए। वो जान गई कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ कि उसने मकतूल को जहर दिया है। मैंने उसे इतने चक्कर दिए कि वो तंग आ गई, यहाँ तक कि उसके आंसू निकल आए। पहले वो अधूरे अधूरे जवाब देती या चुप रहती थी। मैंने इसे परेशान कर दिया तो वो जोशीली आवाज में तफसील और वजाहत से जवाब देने लगी। अगर मुझे ये बता दो वो तुमसे और अपने बाप से क्यों नाराज रहता था, तो मैं तुम्हें सच्चा समझकर अभी छुट्टी दे दूंगा। उसने सर झुका लिया। चंद सेकंड खामोश रही, सर उठाया, मेरे मुंह की तरफ देखा और बोली, कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। इन्हें पता चल गया तो नाराज होंगे। तुम नहीं बताओगी तो भी ये बातें मुझ तक पहुंच जाएंगी। मैंने कहा, फिर मैं तुम्हें अपने सौतेले बेटे के कत्ल के शक में गिरफ्तार कर लूंगा। उसका जिस्म कांपा और उसका रंग जो साफ सुथरा गंदुमी था पीला पड़ गया। मैंने कहा, तुम मुझे जो कुछ भी बताओगी वो मैं तुम्हारे खामिद को नहीं बताऊंगा। मेरे साथ दिल खोलकर बात करो और अपनी जान छुड़ाओ। वो ठीक आदमी नहीं था, उसने कहा। उसने पहले दिन से दिल में ये ख्याल डाल लिया था कि चूंकि मैं जवान हूँ और उसका बाप बूढ़ा है, इसलिए मैं इस बूढ़े को पसंद नहीं करती और इससे खुश नहीं। उसका बाप बाहर निकल जाता तो ये यानी कि मकतूल मेरे इर्द गिर्द इस तरह घूमने लगता जैसे मैं इसकी दुल्हन हूँ। पहले तो मैं इसकी नीयत ना समझी। एक रोज इसका बाप किसी दूसरे गांव को चला गया। इसे रात वहीं रहना था। उस रात उसके बेटे की नीयत खुलकर सामने आ गई। उसने मुझ पर दस्तराजी की। मैं उसे कहती रही कि मैं उसकी माँ हूँ, मगर वो नहीं मान रहा था। उसने जबरदस्ती की कोशिश की तो मैं दौड़कर सहन में आ गई और उसे कहा कि मैं शोर मचाकर गांव को जगा दूंगी। तब उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहा कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। उसने ये मिन्नत भी की कि मैं उसके बाप को ना बताऊं। मैंने उसके बाप को ना बताया। बहुत दिन गुजर गए तो मेरे सौतेले बेटे ने फिर वैसी ही हरकतें शुरू कर दी। बाप घर ना होता तो ये रसोई में मेरे पास बैठ जाता, बेहुदा छेड़छाड़ करता और इसी तरह मुझे तंग करता रहा। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो एक रोज मैंने इसके बाप को बता दिया। बाप इसे अपने साथ खेतों पर काम के लिए ले गया। बहुत वक्त बाद वापस आए। उस रोज के बाद बाप बेटे में बोलचाल बंद हो गई। मैं इस मकतूल के आगे खाना रखती थी और वह खा लेता था। ज्यादा वक्त बाहर गुजारता था। कामकाज भी इसने कम कर दिया। कल इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था? घर में नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। बाहर का मुझे कुछ पता नहीं। तुमने इतनी सारी बातें बता दी हैं। मैंने कहा, एक बात और बता दो, तुम इस बूढ़े के साथ खुश हो? हाँ, खुश हूँ। फिर जरा सोचकर बोली, मुझे बाप बेटे की नाराजगी पसंद नहीं थी। मैंने अपने खामिद से कहा था कि अपने बेटे की शादी कर दो। वो इतने नाराज थे कि अपने बेटे के भले बुरे के साथ भी उन्होंने ताल्लुक तोड़ लिया था। वो नहीं मान रहे थे। मैंने इन्हें कहा कि आप इस उम्र में दूसरी बीवी ले आए हैं तो उसकी भी शादी हो जाएगी तो खुश रहेगा, मुझसे नजर हट जाएगी। उसके बाप ने कहलवा कर एक रिश्ता ढूंढ लिया और इसकी शादी हो गई। सुना है कि इस लड़की के साथ तुम्हारी बनती नहीं थी। मैंने पूछा, क्या वजह थी? मैं सौतेली माँ हूं ना, उसने जवाब दिया। सारे पाप मेरे ही होंगे। ये लड़की उर्मिला घर बैठने वाली लड़की नहीं थी, हंसती खेलती ज्यादा थी। मेरे खामिद ने उसे इतना ज्यादा बाहर रहने से मना किया तो उसे शक हुआ कि मैंने अपने खामिद को उसके खिलाफ भड़काया है। मैं खुद उसकी शौखियां और बेहयाई पसंद नहीं करती थी। वो अपने खामिद के हाथ से निकल गई थी। जब जी में आती मैके चली जाती। अब देखिए, खामिद को आए चौथा पांचवा दिन है, वो मैके से नहीं आई। उसका खामिद उसे लेने गया था? नहीं गया, उसने जवाब दिया। इस पर मैंने कई घंटे जिरह की, बहुत कुछ पूछा। वो मुझे बेगुनाह नजर आती थी। मकतूल की बीवी के खिलाफ उसने बहुत बातें की। मैं उसकी हर बात को सही नहीं मान सकता था। मेरे लिए उर्मिला मकतूल की बीवी खास अहमियत रखती थी। उसका गांव वहां से 1.5 मील दूर था। दिन के 12 बज चुके थे। मेरे लिए खाना आ गया। मकतूल की सौतेली माँ को मैंने घर भेज दिया, लेकिन उसके खामिद को न जाने दिया। उसकी बीवी मेरे इस शक की तायद कर गई थी कि इस शख्स ने मुझसे बहुत सी बातें छुपा ली हैं। इससे मुझे शक होने लगा कि इसने अपने बेटे को खुद जहर दिया है
इस शक के साथ ही ये शक भी पैदा हुआ कि मकतूल की सौतेली माँ ने भी मुझसे कुछ छुपा लिया है। मेरे ख्याल में उसने छुपाया ये था कि मकतूल छुट्टी आया तो वो अपनी बीवी को लेने ना गया, क्योंकि इसकी सौतेली माँ के बयान के मुताबिक बीवी उसके हाथ से निकल गई थी। वो शायद बीवी को घर लाना ही नहीं चाहता था। इन चंद दिनों के दौरान मकतूल ने अपनी हम उम्र सौतेली माँ पर एक बार फिर दस्तराजी की होगी। इस लड़की ने मकतूल के बाप को बताया होगा और बाप ने बेटे को जहर दे दिया होगा। यहीं से एक और शक पैदा हुआ। मकतूल की बीवी अपने खामिद के घर नहीं ठहरती थी। वो अब छुट्टी पर आया तो भी उसके पास न आई। इससे ये जाहिर होता था कि उसके दिल में खामिद की मोहब्बत है, न कोई कदर। हो सकता है वो ससुराल गया हो और इस लड़की ने ही इसे जहर दे या दिलवा दिया हो। इस सूरत में एक बात काबिल गौर थी, हिंदू औरत खास शादी के पहले रोज ही बेवा हो जाए, उसे दूसरी शादी की इजाजत नहीं थी। इसकी किस्मत में सारी उम्र की बेवगी लिख दी जाती थी। उर्मिला ने अगर अपने खामिद को जहर दिया था तो उसने किसी के साथ घर से भाग जाने का प्रोग्राम भी बना रखा होगा। अपने खामिद को कत्ल करके वो तमाम उम्र की बेवगी कबूल नहीं कर सकती थी। क्या उर्मिला अभी तक अपने घर होगी? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। अब तक वो भाग गई होगी। मैंने उसके गांव जाकर तफ्तीश करना बेहतर समझा। रवाना होने ही लगा था कि एक कांस्टेबल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ गया। मैंने बेताबी से रिपोर्ट पढ़ी। उम्मीद थी कि लिखा होगा कि मरने वाला सांप के डसने से मरा है, मगर रिपोर्ट ने मुझे चकरा दिया। लिखा था कि जहर मुंह के रास्ते नहीं दिया गया, यानी किसी खाने पीने वाली चीज में मिलाकर नहीं दिया गया, बल्कि जहर खून में शामिल किया गया है, इंजेक्शन के जरिए, यानी खून में इंजेक्ट किया गया है। लिखा था कि बाएं बाजू में सिरिंज की सुई दाखिल होने का निशान है और इस जगह सोजिश का निशान है। जिगर और गुर्दा खाए जा चुके हैं। बाजू के निशान के अलावा जिस्म पर चोट या जख्म का कोई निशान नहीं है। धोखे में किसी को जहर का इंजेक्शन दे देना कोई हैरान कर देने वाली वारदात नहीं, लेकिन देहाती इलाकों में किसी को इस साइंसी तरीके से मारना मेरे लिए हैरान कुन था। उस जमाने में मरीजों के इलाज में इंजेक्शन बहुत कम इस्तेमाल होते थे। मैंने लाश के साथ जो सवाल भेजे थे, इनमें एक तो ये था कि मकतूल किस वक्त मरा, और एक सवाल ये भी कि उसे जहर मौत से कितनी देर पहले दिया गया। पहले सवाल का जवाब तो मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मिल गया। मौत आधी रात से बहुत पहले वाक़ हुई थी। इस सवाल का जवाब इस अस्पताल से नहीं मिल सकता था कि जहर मौत से कितनी देर पहले दिया गया। इसका जवाब 100 मील दूर लेबॉर्ट्री से मिल सकता था। अस्पताल के डॉक्टर ने मकतूल के जिगर और गुर्दों के टुकड़े माहिरीन के मुआयने के लिए वहां भेज दिए थे। उस वक्त तक मेरा ख्याल यही था कि जहर खाने में दिया गया है। इंजेक्शन के जरिए दिया हुआ जहर जिगर और गुर्दों को तबाह करता है और दिल पर भी असर करता है। इसीलिए माहिरीन ने जिगर और गुर्दों के टुकड़े भेज दिए थे। इनसे ये भी मालूम हो सकता था कि जहर कौन सा है। मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। इस पसमानदा इलाके में जहर के इंजेक्शन ने पेचीदगी पैदा कर दी। मैंने अपने हेडक्वार्टर को अपनी कारगुजारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखकर भेज दी। मुझे तवक्को थी कि अंग्रेज अफसर भी जहर के इंजेक्शन पर चौंक उठेंगे और मेरी मदद को आएंगे। वो जानते थे कि देहाती थानों के लिए वारदात का ये तरीका अनोखा है। मकतूल के गांव में अब ये सूरत हाल थी कि लाश आ गई थी और लाश को जलाने की तैयारियां हो रही थी। मेरे मुखबिर जासूसी में मसरूफ थे। मुझे अपनी एक हिमाकत का एहसास हुआ। मैं उर्मिला के गांव जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे अचानक ख्याल आ गया कि वो मकतूल की बीवी है, वो अपने ससुराल आ गई होगी। मैंने नंबरदार से कहा कि वो उर्मिला को बुला लाए। वो गया और वापस आकर बताया कि उर्मिला नहीं आई, उसके माँ बाप आए हैं। इससे ये जाहिर होता था कि उर्मिला अपने खामिद को इस हद तक नापसंद करती थी कि उसके मरने पर भी नहीं आई। इससे मुझे ये ख्याल भी आया कि खामिद को उसी ने कत्ल किया या कराया होगा। मैं उसके गांव चला गया और नंबरदार के घर जा ठहरा। वहां कत्ल की खबर पहुंच चुकी थी। मैंने नंबरदार से कहा कि वो उर्मिला को बुलाकर बाहर बिठा दे। 2 कांस्टेबलों को उसके घर के इर्द गिर्द पहरे के लिए इस हिदायत के साथ भेज दिया कि न कोई अंदर जाए न कोई अंदर से बाहर आए। उर्मिला का घर करीब ही था। नंबरदार उसे ले आया और बाहर बिठाकर मेरे पास आ गया। मैंने उसे कहा कि वो उर्मिला के मुतालिक मुझे तफसील से बताए कि कैसी लड़की है। अच्छी शोहरत की लड़की नहीं, नंबरदार ने कहा। चुलबुली और हंसने खेलने वाली लड़की है। अपने खामिद के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था। मैं के ही में बैठी रहती थी। यहाँ ज्यादातर वक्त
खेतों में भागते दौड़ते, या ये जो सात नदी है इसमें कूदते फलांगते गुजारती है। मकतूल की सौतेली माँ कैसी है? वो सीधी लड़की है, नंबरदार ने जवाब दिया। माँ बाप ने उस पर जुल्म किया है कि इस कमसिनी में इतनी पुरानी उम्र के आदमी के साथ ब्याह दिया है, लेकिन सब इस लड़की की तारीफ करते हैं। गांव में किसी की कोई हरकत, खा वो जमीन के नीचे करे, छुप नहीं सकती। मुझे शक है कि मकतूल के साथ उसकी दरपर्दा दोस्ती थी, मैंने कहा, वरना ये लड़की बूढ़े के घर खुश न रह सकती। अजीब, वो जनखा किसी के साथ क्या दोस्ती लगाएगा? नंबरदार ने हिकारत के लहजे में कहा। कौन जनखा? मैंने पूछा। यही जो मारा गया है, नंबरदार ने कहा। मर्द होता तो उसकी बीवी यूं तितलियों की तरह उड़ती फिरती। लड़की हर जगह कहती फिरती है कि मैं इस शख्स के मुंह पर थूकना भी गवारा नहीं करती। आप ही बताइए दरोगा हुजूर, किसी मर्द की बीवी ऐसा लफ्ज मुंह से निकाले तो उसकी लाश गांव में ना पड़ी हो। मकतूल का बाप कैसा आदमी है? बुरा आदमी नहीं, उसने जवाब दिया। छोटी छोटी बच्चियों की खातिर उसने दूसरी शादी की है। अगर उर्मिला को खामिद से इतनी नफरत थी तो इसकी वजह सिर्फ ये तो नहीं हो सकती कि खामिद की आदतें मर्दों जैसी नहीं थी, मैंने कहा। वो जरूर किसी को चाहती होगी। ये बात भी है, नंबरदार ने जवाब दिया, और मैंने देखा कि वो झिझक गया। फिदवियाना लहजे में बोला, आप बुरा ना मान जाएं, आप मुसलमान हैं और मैं मुसलमानों की बात करूंगा। मुझे कातिल को पकड़ना है, मैंने कहा। अगर मुश्तबों में मेरे बाप का नाम भी आता है तो उसका भी नाम लो। मुझसे कुछ छुपाना नहीं, वरना इसका नतीजा तुम जानते हो। इस गांव से 1 मील से कुछ कम फासले पर 20-22 घरों का एक गांव था। ये सारे घराने मुसलमानों के थे। उर्मिला के गांव और मकतूल के गांव में एक भी घर मुसलमानों का नहीं था। उर्मिला के गांव और मुसलमानों के गांव के दरमियान वो नदी बहती थी जिसमें उर्मिला कूदने, फलांगने और नहाने जाया करती थी। वो इलाका पूरी तरह मैदानी नहीं था। नदी नीचे थी और चट्टानों में से बल खाती गुजरती थी। ओट बहुत थी। नंबरदार ने मुझे बताया कि ये एक रिवाज बन गया है कि मुसलमानों के गांव के जवान जवान लौंडे हमारी लड़कियों पर नजर रखते हैं, और ये कहानी बड़ी आम हो गई है कि इधर उधर के हिंदू गांव में से कोई लड़की किसी मुसलमान के साथ लग गई है, ऐसी लड़कियों की फौरन शादी कर दी जाती है। लेकिन मेरी याद में मुख्तलिफ गांव की 4 हिंदू लड़कियां मुसलमानों के पीछे घरों से निकल गईं और मुसलमान होकर शादियां कर ली हैं। उर्मिला के मुतालिक भी यही रिपोर्ट मिली है, नंबरदार ने कहा। शादी से बहुत पहले मुसलमानों के गांव के एक अब्बास नाम के जवान आदमी से उसकी दोस्ती हो गई थी। इसे माँ बाप ने मारा पीटा, बाहर जाने से रोका, मैंने इसे धमकियां दी, लेकिन लड़की इतनी दिलेर है कि बाज न आई। एक रात जब उसके घर वाले सोए हुए थे, वो निकल गई और बहुत देर से वापस आई। बाप की आंख खुल गई थी, उसने लड़की को बहुत पीटा। उस रोज से वो रात को बाहर वाले दरवाजे को अंदर से ताला लगाकर सोने लगा। एक रात उर्मिला दीवार फलांग कर निकल गई। हमने उसका यही इलाज सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए, वरना ये मुसलमानों के पास भाग जाएगी। मकतूल के लिए रिश्ता दरकार था। हमने फौरन इस लड़की का रिश्ता देकर शादी का दिन मुकर्रर कर दिया। शादी से 3 रोज पहले लड़की गायब हो गई। वापस न आई तो मैं 2 पंचों को साथ लेकर मुसलमानों के गांव गया। हम जानते थे कि लड़की इसी गांव में होगी। वहां के पंचों से हमने मिन्नत समाजत की कि लड़की बरामद कर दें, क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल है। उन्होंने अब्बास के बाप से बात की। बाप ने अब्बास को बुरा भला कहा और एक झोपड़े से लड़की बरामद हो गई। वो शाम को निकली थी और अगले रोज दोपहर को जब हमें वापस मिली तो यहाँ आकर उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बहुत दिलेर लड़की है। हमने इसकी शादी जबरदस्ती की, मगर शादी से हमारा मंशा पूरा न हुआ। खामिद ऐसा निकला जो इसे लगाम न दे सका। लड़की तीसरे चौथे रोज यहाँ आ जाती, हर रोज नदी की तरफ निकल जाती। इसके साथ की लड़कियां बताती कि वो चट्टानों में गायब हो जाती है। हम मजबूर हो गए। फिर मकतूल फौज में भर्ती होकर चला गया। ये लड़की बिल्कुल ही आज़ाद हो गई। हमने इसके ससुर को जाकर शर्म दिलाई, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा मजबूर था। कहता था कि यहाँ आती है तो मेरी बीवी से लड़ती झगड़ती रहती है। सच्ची बात तो यह है कि ये शख्स अपनी नई बीवी के साथ मगन था। अब्बास कैसा आदमी है? खुशहाल जमींदार का बेटा है, उसने जवाब दिया। खूबसूरत जवान है, जिस्म ताकत वाला है। नंबरदार को बाहर भेजकर मैंने उर्मिला को अंदर बुलाया। अच्छी पुरकशिश जिस्म की लड़की थी, चेहरा भी कशिश वाला था, रंग सफेदी माइल गंदुमी था। कुछ तो मैं इसके मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था और कुछ उसका चेहरा बताता था कि लड़की खिलाड़ी है। चेहरे पर खौफ और घबराहट कुदरती थी।
जो मैंने इधर उधर की बातें करके दूर कर दी। इस लड़की को बहुत ज़्यादा मखमूम होना चाहिए था, लेकिन वो इतनी मखमूम नज़र नहीं आती थी। मैंने उर्मिला से अफसोस का इजहार किया कि वो यानी कि इतनी सी उम्र में बेवा हो गई है। उसका रद्द अमल बिल्कुल सर्द था। मैंने बेतकल्लुफ़ी की बातें कतरे मज़ाहिया अंदाज में की तो वो पूरी तरह बेतकल्लुफ़ हो गई। तुम्हें अफसोस नहीं कि तुम्हें सारी उम्र बेवा रहना पड़ेगा? ये अफसोस ज़रूर है, लेकिन खाविंद के मरने का कोई ज़्यादा अफसोस नहीं, उसने जवाब दिया। मैं उसके अंदाज और चेहरे के तासुरात में ये देख रहा था कि उसमें कत्ल करने या कराने की अहलियत है या नहीं। वो किस तरह कत्ल हुआ है? उर्मिला ने मुझसे पूछा। ये मालूम होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? मैंने कहा, कातिल कौन हो सकता है, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। उसकी सौतेली माँ चालबाज नजर आती है, मैंने उसका रवैया मालूम करने के लिए कहा। उसे मालूम था कि ये शख्स जिंदा रहा तो जायदाद का वारिस होगा। वो अपनी औलाद को वारिस बनाने की फिक्र में थी। सुना है कि तुम्हारे साथ लड़ती झगड़ती रहती थी। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें अपने घर से भगाना चाहती थी। आपको ये शक है कि मेरे खामिद को उसकी सौतेली माँ ने कत्ल कराया है? उसने पूछा। शक नहीं, मैंने कहा, मुझे तो यकीन है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी कि मुझे उस पर ज़रा सा भी शक नहीं। उर्मिला ने कहा, उस बेचारी में इतनी जुर्रत कहाँ? किसी को कत्ल करना या कराना कोई मामूली सी बात है? मुसलमानों और सिखों के मुतालिक तो सुना है कि ज़रा ज़रा सी बातों पर कत्ल कर देते हैं। हमारे मर्द तो मक्खी और मच्छर को भी नहीं मारते। आप कह रहे हैं कि इस लड़की ने एक आदमी को कत्ल कराया होगा? मैं उसके जवाब से मायूस भी हुआ, हैरान भी। मुझे तवक्को थी कि वो मकतूल की सौतेली माँ के खिलाफ मेरे शक को पुख्ता करेगी ताकि मैं उस पर शक न करूं, लेकिन वो तो उसे बेगुनाह साबित कर रही थी। मैंने सौतेली माँ के खिलाफ मनगढ़ंत बातें शुरू कर दी। उर्मिला ने किसी एक बात की भी तायद नहीं की, बल्कि बात बातों की तरदीद भी की। तुम इतनी बुद्धू लड़की हो कि तुम्हें यह भी पता न चल सका कि तुम्हारे खामिद के अपनी सौतेली माँ के दर पर दर ताल्लुकात थे। मैंने उसे घरमाने के लिए कहा। तुमने आकर अपने खामिद पर कब्जा कर लिया। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसने कहा। उसकी और मेरे खामिद की तो बोलचाल ही बंद थी। मेरा और इस लड़की का जो लड़ाई झगड़ा होता रहता था वो मैं किया करती थी। इस बुद्धू लड़की को तो मैंने दबा लिया था। मैं उसे तंग किए रहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरी हम उम्र है, मेरे साथ हंसे खेले और खामिद की गुलाम न बनी रहे। वो मुझे हंसने खेलने और बिला वजह बाहर निकलने से रोकती थी। सच्ची बात तो यह है कि मेरा इस घर में दिल लगता ही नहीं था। मैं तो यही चाहती थी कि मेरा खामिद अपनी सौतेली माँ के साथ दिल लगा ले और मुझसे दूर रहे, लेकिन उसे कोई लड़की दिल लगाने के काबिल नहीं समझती थी और वो खुद अपने आप को बड़ा खूबसूरत जवान समझता था। तुमने उसे दिल लगाने के काबिल क्यों ना समझा? आप अच्छी तरह समझते हैं कि कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जो औरत के दिल में किसी मर्द के खिलाफ नफरत पैदा कर देती हैं। उसने कहा, इस शख्स में सबसे ज्यादा काबिल नफरत बात यह थी कि अपने आप को महाराजा इंदर समझता था। शादी के पहले रोज ही मुझे कहने लगा कि आज 10-12 लड़कियों के दिल टूट गए हैं। मैं जब इसके घर ब्याह कर गई थी तो इसकी माँ मेरी हमउम्र होने की वजह से मेरी सहेली बन गई। उसने मुझे बताया कि मेरे खामिद ने उस पर दस्तराजी की थी और उसे कहता रहता था कि उसका खामिद बूढ़ा है और वो खूबसूरत जवान है। इस लड़की ने उसके बाप को बता दिया। बाप बेटे में सख्त नाराजगी पैदा हो गई। बाप ने अपनी बीवी के जोर देने पर बेटे की शादी की कोशिशें शुरू कर दी। मेरा बाप मेरा रिश्ता देने पर राजी हो गया। मेरा ससुर कहता था कि शादी जल्दी होनी चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से देर हो गई। देर की क्या वजह थी? मेरे बाप के पास पैसे कम थे और दूसरी वजह यह थी कि तुमने शादी से इनकार कर दिया था। नहीं तो, उसने कतरे बौखला कर कहा। मैंने इनकार नहीं किया था और तुम शादी से 2-3 रोज पहले घर से ही गायब हो गई थी। मैंने हंसते हुए कहा। उसकी शौखी और बेतकल्लुफी खत्म हो गई। मैंने उसे कहा, हैरान ना हो उर्मिला, डरने की भी जरूरत नहीं। अगर तुम अब्बास को इतना ज्यादा चाहती हो तो ये कोई जुर्म नहीं। मैं तुम्हें गिरफ्तार तो नहीं कर लूंगा। उसके दिल पर कब्जा करने के लिए मैंने कहा, मुझे तो खुशी है कि तुम एक मुसलमान को चाहती हो। मैं भी मुसलमान हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसे अपने मतलब के लिए झांसे दे रहा था। मेरे फराइज ऐसे थे कि हिंदू मुस्लिम मेरी नज़र में एक थे। एक आदमी कत्ल हो गया था, मुझे कातिल को पकड़ना था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुसलमान होकर अब्बास के साथ शादी कर लोगी? क्या वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है? सारी उम्र की बेवकी से बचने का यही एक तरीका है। तुमने शायद सोचा भी यही था। उसकी जबान हकलाने लगी।
وہ دراصل دیہات کی ان شوق اور چنچل لڑکیوں میں سے تھی جن کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ کئی بار پوچھنے کے باوجود کہ وہ گھر سے بھاگ کر عباس کے پاس چلی جائے گی، اس نے کوئی ایسا جواب نہ دیا جسے میں اعتراف سمجھتا۔ کبھی کہتی عباس کا میرے خاوند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کبھی کہتی آپ کوئی اور بات پوچھیں۔ ایک دو بار اس نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ اپنے خاوند کے قتل کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اس کی باتوں سے شک رفع ہوتا جا رہا تھا۔ اب عباس کے ذکر سے اس کا جو حال ہونے لگا، اس سے میرا شک اور کرایا اور شک پختہ ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اسے جذبات کے جال میں لایا جائے۔ سنو ارملا، میں نے پولیس کی مخصوص چالاکی اور استادی کو بروئے کار لاتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری اور عباس کی مدد کروں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں عباس کی کتنی محبت ہے۔ جھوٹ نہ بولنا ارملا، مجھے ہر ایک بات کا پتہ ہے۔ کہو تو میں تمہیں تمہاری اور عباس کی 4 ملاقاتوں کا پورا حال سنا دوں۔ بولو، ندی والی چٹانوں کے اندر کی باتیں سنا دوں۔ میں تمہارا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں عباس کی کتنی محبت ہے۔ آپ میری محبت کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا اور مجھ سے پوچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ارملا؟ میں نے اپنے لب و لہجے میں فلمی ہیرو والی مصنوعی جذباتیت پیدا کر کے کہا، کیا تم برداشت کر لو گی کہ عباس پھانسی چڑھ جائے؟ پھانسی اس کے دشمن چڑھیں؟ اس نے کہا، اسے آپ کس جرم میں پھانسی چڑھائیں گے؟ وہ تمہارے خاوند کا قاتل ہے، میں نے آگے ہو کر دھیمی سی آواز میں کہا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو وہ جس طرح بدکی اور جس طرح تڑپی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی میرے منہ کی طرف دیکھتی اور کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں باہر نکل گیا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ مسلمانوں کے گاؤں جائے اور عباس نام کے آدمی کو یہاں لے آئے۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ کیا آپ اسی لیے مجھ سے یہ باتیں پوچھتے رہے تھے؟ ارملا نے روتے ہوئے کہا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، ہر بات سچ بتائی ہے۔ آپ نے جو نہیں پوچھی وہ بھی بتا دی۔ اگر عباس قاتل ہوتا تو میں یہ نہ کہہ دیتی کہ نہیں، عباس کو میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ میں یہ بھی کہہ دیتی کہ مجھے اپنا خاوند بڑا اچھا لگتا تھا۔ میں نے اس کی سنائی ہوئی باتوں کے مطابق اس پر جرح شروع کر دی۔ وہ بلا جھجک جواب دیتی چلی گئی۔ اس نے کئی بار کہا، مجھے اپنے خاوند سے نفرت تھی اور میں عباس کو چاہتی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا، خاوند کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھے عباس سے ملنے سے روک تو نہیں لیا تھا۔ مجھے ایک نہ ایک دن گھر سے بھاگنا تھا، مسلمان ہونا تھا اور عباس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ اگر یہ جرم ہے تو مجھے گرفتار کر لو، راجپوت کی بیٹی ہوں اور مسلمان کی بیوی بن کے رہوں گی۔ لڑکی میری توقع سے زیادہ تیز اور ہوشیار تھی۔ میں اس کے ان الفاظ سے متاثر نہ ہوا کہ وہ مسلمان کی بیوی بن کے رہے گی۔ اس نے یہ الفاظ شاید مجھے خوش کرنے اور مجھے اپنا ہمدرد بنانے کے لیے کہے تھے۔ اب چونکہ اس کی زبان پھر رواں ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اسے لقمے دینے شروع کر دیے۔ اب اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے اور وہ عباس کو قتل کے الزام سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لیے اس کا بولنا اب پہلے بولنے سے مختلف تھا۔ اسے شاید توقع تھی کہ زیادہ سے زیادہ بولنے اور جو منہ میں آئے وہ کہتے چلے جانے سے عباس بچ جائے گا۔ میری حوصلہ افزائی اور لقموں اور سوالوں سے بات پھر مقتول پر آ گئی۔ دیکھیے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس نے کہا، میں نے اپنے خاوند سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے تم سے نفرت ہے جو کبھی بھی محبت میں نہیں بدل سکے گی۔ وہ آخر مرد تھا، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا تعلق عباس کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے کس کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ اتنے جوان مرد اور دلیر ہو تو جاؤ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لو نا، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر دیکھو، آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنا گھٹیا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ دوستی لگا کر دکھاؤں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ باہر وہ کیا کرتا تھا، میرے ساتھ وہ لڑکیوں کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی بدصورت لڑکی بھی بات کرنا پسند نہ کرے۔ اس نے کہا کہ کل دیکھ لینا۔ دوسرے دن وہ اپنے ساتھ ایک جوان عورت کو لے آیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ میرا خاوند اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتا اور مجھے مسکرا مسکرا کر دیکھتا رہا۔ یہ عورت اس سے 3-4 سال بڑی ہے، وہ اس کے گاؤں کی رہنے والی ہے۔ تمہیں غصہ تو آیا ہوگا، میں نے کہا۔ میں نے اس عورت سے بھید لے لیا تھا۔ اس نے کہا، وہ مجھے جانتی تھی، میں اسے جانتی تھی، وہ بیوہ ہے، 3 سال ہوئے اس کا خاوند مر گیا ہے۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق اسے صاف کہا کہ سنا ہے میرے خاوند کے ساتھ تمہاری بڑی گہری دوستی ہے۔ اسے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تمہارا خاوند میرے بھائی کا دوست ہے،
یہ میرے بھائی کے پاس ہمارے گھر آتا رہتا ہے اور یہ میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے جن سے مجھے ایک دو بار شک ہوا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ اس عورت نے مجھے کچھ باتیں سنائیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کیوں آ گئی؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے کہتا تھا کہ میری بیوی کے پاس چلو، وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ اس عورت کا باپ مر چکا ہے، اس کی ماں اندھی ہو چکی ہے، گھر میں اور کوئی نہیں، یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور میرا خامد اس کے گھر جاتا رہتا ہے۔ یہاں ارملا نے ایک ایسی بات کہی کہ میں چونک اٹھا۔ اس عورت کا بھائی میرے خامد کا دوست تھا، وہ اسپتال میں ملازم ہے، صبح سویرے سائیکل پر چلا جاتا ہے اور شام کو آتا ہے، پیچھے گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا۔ اس کے بعد میں نے نہیں سنا کہ ارملا کیا کچھ کہتی رہی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 6 میل دور ایک سرکاری اسپتال تھا، مقتول کا یہ دوست اس اسپتال میں ملازم تھا۔ میرے دماغ میں زہر کا انجیکشن آ گیا۔ اب ارملا نے سنایا کہ اس کا خامد اس آدمی کی بہن پر ڈورے ڈال رہا تھا۔ مجھے یوں تسکین محسوس ہونے لگی جیسے زہر انجیکٹ کرنے کا معاملہ اور معمہ حل ہو گیا ہو۔ بہن نے اپنے بھائی کو بتا دیا ہوگا کہ مقتول اسے پریشان کرتا رہتا ہے۔ بھائی نے مقتول کو زہر کا انجیکشن دے کر ٹھکانے لگا دیا۔ یہ سوال ابھی جواب طلب تھا کہ مقتول کھیتوں میں کیسے جا گرا۔ شاید اس آدمی نے اسے اپنے گھر ختم کیا اور رات کو لاش کھیتوں میں جا پھینکی۔ میں باہر نکلا، عباس آ گیا تھا۔ وہ خوبرو جوان تھا، ہندوؤں میں کھڑا صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ جوان کسی الگ تھلگ قوم کا جوان ہے جو ہندو قوم سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ لیکن مجھے جب یہ خیال آیا کہ یہی قاتل نکلا تو بڑا قیمتی جوان پھانسی چڑھ جائے گا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ انسان جوانی کے جذبات سے ایسا اندھا ہوتا ہے کہ نتائج کو بھول جاتا ہے۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایک قاتل کی ضرورت تھی اور یہ میرے فرض کا تقاضا تھا۔ میں نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ مقتول کے باپ، ستیلی ماں، عباس، ارملا اور دونوں گاؤں کے نمبردار کو تھانے لے چلو۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اکیلا 6 میل دور سول اسپتال کو روانہ ہو گیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میری کوشش اور دعا یہ تھی کہ میں اسپتال اس وقت سے پہلے پہنچ جاؤں جس وقت اس عورت کا بھائی وہاں سے چھٹی کرتا ہے۔ گھوڑے نے مجھے بروقت پہنچا دیا۔ ڈاکٹر مل گیا۔ اسی ڈاکٹر نے مقتول کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ وہ مجھے جانتا پہچانتا تھا۔ اس نے پوسٹ مارٹم کی باتیں شروع کر دیں۔ اس نے بتایا کہ لاش کے جگر، گردوں، دل کے ٹکڑے لیبارٹری میں ماہرین کے معائنے کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ زہر کون سا تھا اور موت سے کتنی دیر پہلے دیا گیا تھا۔ اس نے بھی میری طرح حیرت کا اظہار کیا کہ ایسے پسماندہ دیہات میں بھی ڈاکٹری طریقے سے قتل ہونے لگے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انجیکشن والی سرنج استعمال کی گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا، لیکن گاؤں میں سرنج کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سرنج آپ کے اسپتال سے گئی ہے، میں نے کہا۔ کون لے گیا تھا؟ یہی معلوم کرنے تو آیا ہوں، میں نے کہا اور اسپتال کے اس ملازم کا نام لے کر کہا، مجھے اس پر شک ہے۔ ڈاکٹر کو میں نے اپنی شک کی وجہ تفصیل سے بتا دی اور اسے پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے اور یہاں کیا کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اسپتال میں 2 کمپاؤنڈر ہیں، ایک سرجری زخموں وغیرہ کے لیے اور ایک دوائیاں مکسچر وغیرہ بنانے کے لیے، اور یہ ملازم ان دونوں کی مدد کے لیے دونوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ مریضوں کے وارڈ میں بھی کبھی کبھی اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ چونکہ وہ کمپاؤنڈر نہیں تھا اس لیے ڈاکٹر اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک کمپاؤنڈر کو بلایا اور مجھے کہا کہ میں اس سے جو کچھ پوچھنا چاہوں پوچھ لوں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی لاش کے پوسٹ مارٹم میں بھی یہی کمپاؤنڈر مدد کے لیے ساتھ تھا۔ یہ ملازم انجیکشن بھی لگایا کرتا ہے، میں نے پوچھا۔ لگا سکتا ہے، کمپاؤنڈر نے جواب دیا۔ کبھی مریضوں کا رش ہو جائے اور ہمیں فرصت نہ ہو تو یہ انجیکشن لگا دیتا ہے۔ تم نے مقتول کی لاش بڑی اچھی طرح دیکھی تھی، میں نے کمپاؤنڈر سے کہا۔ 1-2 روز پہلے یہ آدمی اسپتال میں آیا تھا۔ یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور مجھ سے مقتول کا نام پوچھ کر اپنا رجسٹر دیکھنے لگا۔ ہر مریض کا نام رجسٹر میں درج ہوتا تھا۔ ڈاکٹر نے 4-5 دنوں کے نام دیکھ لیے، مقتول کا نام نہیں تھا۔ پرسوں آیا تھا، کمپاؤنڈر نے کہا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا، آپ کو یاد نہیں؟ پوسٹ مارٹم کرتے وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس آدمی کو میں نے کل اسپتال کے برآمدے میں کھڑے دیکھا تھا۔ وہ دوائی لینے آیا تھا۔ آپ نے رجسٹر دیکھ لیا ہے، کمپاؤنڈر نے جواب دیا۔ یہ دوائی لینے نہیں آیا ہوگا، میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اپنے ملازم کو بلایا، وہ برآمدے میں مقتول کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا، شاید اسی سے ملنے آیا تھا۔
दूसरे दिन मुलाजिम ने मुझे बताया कि कल जो आदमी उससे मिलने आया था वो कत्ल हो गया है। मैंने उसे बताया कि उसकी लाश आ चुकी है और मैंने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पोस्टमार्टम के लिए जा रहा हूँ। मैं वापस आया तो उसने मुझसे पोस्टमार्टम के मुतालिक पूछा। मैंने उसे बताया कि उसे इंजेक्शन के जरिए जहर दिया गया है। उसने कहा कि ये मेरा दोस्त था। जरा जहन पर जोर दो, मैंने इसे कहा, और याद करके बताओ कि जिस वक्त तुमने इसे बताया कि मकतूल के जिस्म में जहर इंजेक्ट किया गया है, उस वक्त उसने क्या कहा या क्या किया था, और उसकी हरकतों को तुमने गौर से देखा था? उसने याद करने की कोशिश की और कहा, मैंने गौर से नहीं देखा, इसे अफसोस ज़रूर हुआ था। ये याद रखो, मैंने इसे कहा, मैं और डॉक्टर साहब तुमसे जो बातें पूछ रहे हैं इनका जिक्र किसी और से न करना। मुझे ये बताओ कि ये आदमी कल परसों यहाँ से सिरिंज अपने साथ घर तो नहीं ले गया था? मुझे बताकर तो नहीं ले गया, उसने जवाब दिया। अगर चोरी छुपे ले गया हो तो मुझे मालूम नहीं। आपके पास सिरिंजें ज़्यादा हैं? मैंने डॉक्टर से पूछा। इंजेक्शन लगते ही कितने हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया और कंपाउंडर से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे पास एक ही सिरिंज होगी? इस्तेमाल के लिए एक ही रखी हुई थी, कंपाउंडर ने जवाब दिया। आज वो भी टूट गई है, इसी मुलाजिम के हाथों से गिरकर टूटी है। एक और अलमारी में रखी थी, वो निकाली है। मैं उछल पड़ा और पूछा, उसके हाथ से किस तरह टूटी है? पूरी बात सुनाओ और बताओ कि किस वक्त टूटी है। उस वक्त तो नहीं टूटी जब तुम उसे बता चुके थे कि मकतूल को जहर इंजेक्शन के जरिए दिया गया है। जी हाँ, उसने जवाब दिया। मैं उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुतालिक बताकर हाथ धो रहा था कि मुझे फर्श पर कुछ गिरने और टूटने की आवाज़ आई। मैं समझा कि कोई शीशी गिरकर टूटी है। देखा तो ये मुलाजिम फर्श पर पड़े हुए सिरिंज के टुकड़े पाँव से एक तरफ कर रहा था। मैंने उसे डांटा कि उसने सिरिंज ट्रे से उठाई क्यों थी। उसने कहा कि गर्म पानी से साफ करने लगा था, हाथ से गिरकर टूट गई। मैंने उसे कहा कि ये तो सुबह से उबलते हुए पानी में पड़ी रही है, तुम्हारा इससे काम ही क्या था? मैं इस मुलाजिम को थाने ले जा रहा हूँ, मैंने डॉक्टर से कहा, और मैं उसे थाने ले गया। मकतूल को इंजेक्शन किस वक्त दिया था? अपने दफ्तर में बिठाकर मैंने उससे पहला सवाल किया। वो बहुत घबराया, इस कदर ज़्यादा कि उसके होंठ बड़ी ज़ोर से हिले, मगर उसके मुंह से कोई बात ना निकली। गौर से सुन लो भाई मेरे, मैंने कहा, हौसला कायम रखो, मुझे लंबा चक्कर न दो। मैं कोई ज़रूरत नहीं समझता कि तुमसे पूछूं कि मकतूल तुम्हारे पास अस्पताल क्यों आया था और तुमने सिरिंज उसके पोस्टमार्टम के बाद क्यों तोड़ी, पहले ही क्यों ना तोड़ दी। मुझे मेरे सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दो। तुमने मकतूल को इंजेक्शन लगाया था ना? उसका सर इकरार में हिला, लेकिन ये बड़ी खफीफ सी जुम्बिश थी। शाबाश, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें सजाए मौत नहीं होने दूंगा। वो कुर्सी से उछलकर उठा और मेरे पाँव में बैठकर मेरे पाँव पकड़ लिए। बुलंद आवाज में बोला, हाँ हुजूर, उसे इंजेक्शन मैंने ही लगाया था, लेकिन मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि दवाई क्या है। दवाई तुम नहीं लाए थे, मैंने कहा। झूठ बोलने पर आ गए हो। दवाई वो खुद लाया था, उसने जवाब दिया। तुम दवाइयों के नाम नहीं पढ़ सकते? उसके पास छोटी सी एक शीशी में चंद एक कतरे दवाई थी, उसने जवाब दिया। शीशी पर कोई लेबल नहीं था। मुझे एक ख्याल तो यह आया कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। दूसरा ख्याल ये भी आया कि मकतूल ने खुदकुशी तो नहीं की। जहर लाकर उसे कहा कि दवाई है, इसका इंजेक्शन कर दो। तुमने ये तो पूछा होगा कि ये कैसी दवाई है? पूछा था हुजूर। उठो, मैंने उसे उठाकर अपने सामने कुर्सी पर बिठाया और कहा, सारी बात सुना दो, फिर मैं अपनी बात करूंगा। वो मेरा दोस्त था, उसने कहा। अपने आप को जिस्मानी लिहाज से वो कमज़ोर समझता था। मालूम नहीं ये वहम था या वो वाकई कमज़ोर था। मुझसे ताकत की दवाइयाँ पूछता रहता और जोगियों सन्यासियों से दवाएं लेता रहता था। शादी के बाद वो परेशान रहने लगा। दरअसल उसकी बीवी अच्छी लड़की नहीं थी, वो मकतूल को पसंद नहीं करती थी। ये भर्ती होकर चला गया, अब छुट्टी आया तो इसकी बीवी मैके से ना आई। मैं उसे कहता रहा कि वो खुद नहीं आई तो तुम जाकर ले आओ। वो नहीं जाता था। 3-4 रोज छुट्टी गुजारकर अस्पताल में मेरे पास आया। मुझे छोटी सी एक शीशी दिखाकर कहने लगा, यहाँ से कोई 1 कोस दूर नदी के किनारे सन्यासियों के डेरे डले हुए हैं। मैं वहाँ गया और उन्हें बताया कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इनके बड़े सन्यासी ने मुझे कहा कि आम लोगों के लिए सस्ती दवाइयाँ हैं जो बहुत दिनों बाद असर करती हैं। एक दवाई ऐसी है जो खून में मिलते ही अपना ऐसा असर दिखाती है कि इंसान जिन बन जाता है। उसमें भैंसे और गैंडे जैसी ताकत आ जाती है, लेकिन वो बहुत महंगी दवाई है, सिर्फ राजे महाराजे लेते हैं, कोई आम आदमी खरीद नहीं सकता।
उसने मुझे सिर्फ एक खुराक की कीमत 100 रुपया बताई। ये ख्याल रखें कि उन दिनों का 100 रुपया आज के 1000 रुपये के बराबर होता है। यहाँ मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ कि उस दौर में रुपए पैसे की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा हो गया है, लेकिन लोगों की आदतें और वहम नहीं बदले। मकतूल कुछ तो जिस्मानी लिहाज से दुबला पतला था, बाकी उसे वहम भी हो गया था कमजोरी का। बाकी कसर उसकी बीवी ने आकर पूरी कर दी। उसने अब्बास को दिल में बिठा रखा था, जो फिलवाके खूबसूरत और ताकतवर जवान था। उर्मिला अब्बास की मोहब्बत के जेर असर मकतूल से नफरत करती और उसे ताने देती थी। उर्मिला का दिल जीतने के लिए उसने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ने वाला जवान बनने की कोशिशें शुरू कर दी और इस किस्म के इश्तारी हकीमों और सन्यासियों की बातों से मुतासिर हो गया। इस मुलाजिम ने बताया कि मकतूल सन्यासी की बातों से मशहूर हुआ और उसे कहा कि 100 रुपया तो नहीं, लेकिन वो यही दवाई लेगा। उसकी मिन्नत समाजत से सन्यासी 50 रुपए तक आ गया। मकतूल ने उसे 45 रुपए दिए और अपने किसी बालके से कहा कि इसे शीशी में 7-8 कतरे वही दवाई डाल दे। दवाई देने से पहले सन्यासी ने उसे तरीका इस्तेमाल बता दिया था कि ये मुंह के रास्ते नहीं लेनी, इसे खून में शामिल करना है, जिसका जरिया इंजेक्शन है। उसने मकतूल से कहा, इसीलिए ये सिर्फ राजे महाराजे इस्तेमाल करते हैं। मकतूल के पास इंजेक्शन का इंतजाम नहीं था। अस्पताल का मुलाजिम उसका दोस्त था। उसने सन्यासी को 45 रुपए दिए और बालके ने इसे शीशी में दवाई डाल दी। वो वहां से सीधा अस्पताल चला गया और अपने दोस्त से मिला। उसे बताया कि इस दवाई का इंजेक्शन करना है। इस मुलाजिम ने उसे कहा कि वो अस्पताल में इंजेक्शन नहीं कर सकता। वो शाम को सिरिंज चोरी छुपे घर ले आए। उनकी दोस्ती गहरी थी। मुलाजिम ने दोस्ती का हक अदा किया। शाम को सिरिंज गांव में ले आया। मकतूल ने शाम का खाना उसी के घर खाया। इसके बाद उस दोस्त ने मकतूल को इस दवाई का इंजेक्शन दे दिया। मुलाजिम ने अपने बयान में कहा कि इंजेक्शन लगने के आध पौन घंटे बाद मकतूल ने सर की गिरानी और जिस्म में कुछ बेचैनी की शिकायत की। मुलाजिम ने उसे कहा कि सन्यासियों और जोगियों की दवाइयों में यह असर होता है कि जो दवाई काम करने वाली होती है वो जिस्म में बेचैनी पैदा करती है। अगर ऐसा न हो तो समझ लो कि दवाई बेकार है। बातें करते करते मुलाजिम ने उसे कहा कि वो अपनी बीवी को ले आए। वो मान गया और बोला कि अभी चला जाता हूँ। मुलाजिम ने उसे कहा कि ये कोई वक्त नहीं, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ। उस समय कहने लगा कि मेरे जिस्म में आग लग रही है, मैं अभी जाऊंगा। रात को गांव में शोर शराबा सा सुना। मुलाजिम ने अपने बयान में कहा, मेरी आंख खुल गई। बाहर आया तो पता चला कि मकतूल की लाश खेतों में पड़ी है। मैं दौड़ा गया और लाश देखी। कपड़ों पर खून नहीं था, कोई चोट नजर नहीं आ रही थी। वहां नंबरदार 2 आदमी खड़े करके थाने चला गया था। उन्होंने लाश के करीब न जाने दिया। मुझे ये शक हुआ कि मैंने जिस दवाई का इंजेक्शन दिया है ये उसी का नतीजा हो सकता है। मैंने किसी को बताया नहीं। दूसरे दिन मैं बहुत सवेरे अस्पताल चला गया क्योंकि कंपाउंडरों के आने से पहले मुझे सिरिंज वापस रखनी थी। मैंने सिरिंज उबलते पानी में रखी और उसे खूब धोया। इसके साथ ही मुझे ये ख्याल भी आता रहा कि सन्यासी ऐसे जाहिल तो नहीं हो सकते कि जहरीली दवाई दे दें। मौत का बायस कुछ और होगा। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करता रहा। पोस्टमार्टम के बाद कंपाउंडर ने बताया कि मकतूल को जहर का इंजेक्शन दिया गया है और बाजू में जहां सुई दाखिल हुई थी वहां जहर का असर बड़ा साफ है। मुझे यकीन हो गया कि ये इसी दवाई का असर है। मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे ये खतरा नजर आया कि ये कोई तेज जहर था जो सिरिंज में उबलते पानी से भी शायद ना धुले। मैं डर गया कि किसी को इस सिरिंज से डॉक्टर साहब का लिखा हुआ इंजेक्शन दिया तो जहर का असर उसमें भी चला जाएगा। कंपाउंडर एक मरीज को दवाई दे रहा था। मैंने सिरिंज साफ करने के बहाने उठाई और फर्श पर फेंक दी। ये कांच की थी, टूट गई। कंपाउंडर ने मुझे डांटा और गालियां भी दी। मैंने दिल में कहा कि मेरी तनख्वाह से 10 सिरिंजों की कीमत काट ली जाए तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा। मैंने सिरिंज को तोड़कर किसी और को मरने से बचा लिया था। मैंने उससे उसके बयान के मुताबिक बहुत कुछ पूछा, ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ तक सच कह रहा है। वो सच्चा मालूम होता था। ये याद करके बताओ कि वो जब जाने के लिए उठा था और उसने कहा था कि वो अभी अपनी बीवी को लाएगा, तो तुमने महसूस किया था कि उसकी बातों में अंदाज में गैर मामूली तब्दीली आ गई है? पड़ मारना उसकी आदत थी, उसने जवाब दिया। लेकिन वो जब उठा और बोलने लगा तो मैंने महसूस किया था कि उसमें कोई तब्दीली आ गई है और ये इस दवाई का असर है। मैं तो ये भी कहूँगा कि उसका दिमाग सही नहीं रहा था या उसमें भैंसे और गेंडे जैसी ताकत आ गई थी। इस तरह उसने पहले कभी बात नहीं की थी। उसने ये भी कहा था कि मेरे अंदर आग लगी हुई है। मैंने बाद में डॉक्टर की राय ली थी
اس نے کہا تھا کہ یہ زہر کا اثر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ اس کے قابو میں نہ رہا اور وہ زہر کی تلخی کو اپنی طاقت سمجھتا رہا اور اپنی بیوی کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ سیدھے راستے سے نہیں گیا ہوگا، ادھر ادھر بھٹکتا رہا ہوگا، گرا بھی ہوگا، آخر وہاں گرا جہاں اس کی لاش پڑی تھی اور یہ بڑی اذیت ناک موت مرا ہوگا۔ یہ آدمی مقتول کے ساتھ سنیاسیوں تک نہیں گیا تھا۔ مقتول نے اسے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ کہاں ہیں، جو کہ سنیاسی اور سپیرے خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، جنگلوں میں سانپوں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں پھرتے رہتے تھے اور کہیں عارضی طور پر ویرانوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ مجھے ان سنیاسیوں کے ڈیرے پر چھاپا مارنا تھا، مگر احتیاط سے۔ اگر میں تھانے دار بن کر وہاں جاتا تو سنیاسی کہہ سکتا تھا کہ اس نے کسی آدمی کو 45 روپے کی کوئی دوا نہیں دی۔ وہ فوراً سمجھ جاتا کہ یہ پولیس جو آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ایسا کوئی گواہ نہیں تھا جو سنیاسی کو پہچانتا ہو یا یہ ثابت کر سکتا ہو کہ مقتول نے اس سے دوائی لی تھی۔ اسپتال کے اس ملازم کو اپنے ساتھ لے جانے سے بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بھی سنیاسی کو نہیں پہچانتا تھا اور مجھے یہ شک بھی تھا کہ اس آدمی نے مقتول کو قتل کرنے کے لیے اسے زہر کا انجیکشن طاقت کی دوائی کے دھوکے میں دیا ہے۔ اس شک کے حق میں صرف یہ بات جاتی تھی کہ اس نے سرنج پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد توڑی تھی، جس کا گواہ کمپاؤنڈر تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں مقتول نے زہر کا انجیکشن لیا ہے۔ اس ملازم کے بیان میں مجھے بعض باتیں مشکوک نظر آ رہی تھیں۔ اس کے سارے بیان کو میں نے سچ نہیں سمجھ لیا تھا۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ دوائی دینے والے سنیاسی کا وجود ہے یا یہ ملازم کے افسانے کا فرضی کردار ہے۔ میں نے یہ طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا کہ جوانی کی تلاش میں مارا مارا پھرنے والا دولت مند جاگیردار بن کر سنیاسی کے پاس جاؤں۔ مجھے کامیابی کی 100% توقع نہیں تھی، لیکن ایک سراغ کا واضح اشارہ ملنے پر میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سنیاسی کے نہ ملنے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ انجیکشن لگانے والے ملازم نے مجھے گمراہ کیا ہے اور وہ مجرم ہے۔ رات بہت گزر گئی تھی، میں مسلسل تفتیش سے تھک بھی گیا تھا۔ میں نے ملازم کو حوالات میں بند کر دیا۔ جن لوگوں کو تھانے بٹھا رکھا تھا انہیں ڈرا دھمکا کر گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ عباس جانے کی بجائے میرے پاس آ گیا۔ عالیجا، اس نے مجھے کہا، اگر آپ نے مجھے اس بنا پر قتل کے شبے میں بلایا تھا کہ ارملا کے ساتھ میرا میل جول ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے گھر نہ جانے دیں، اپنی تسلی کر کے مجھے چھوڑیں۔ اگر عالیجا ناراض نہ ہوں تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں ارملا کی محبت سے انکار نہیں کروں گا۔ اگر اس لڑکی نے کہہ دیا کہ میرا دل عباس کے ساتھ ہے تو عباس سولی پر کھڑا ہو کر بھی یہی کہے گا کہ ہاں، میرا دل ارملا کے پاس اور اس کا میرے پاس ہے۔ مجھے یہ جوان بڑا اچھا لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر رونق، جسم میں جان اور باتوں میں بھی جان تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور مسکرا کر کہا، عباس یار، مجھے روب دے رہے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ عالیجا، اس نے کہا، روب کی تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارملا کو میری بیوی بننا ہے۔ وہ اب میرے پاس آئے گی، اسے میرے پاس ہی آنا تھا۔ اس کے لیے اس کے خاوند کو قتل کرنا یا کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹانا بالکل ضروری نہیں تھا۔ ارملا نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا، وہ اس کی زندگی میں بھی میرے پاس آ سکتی تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی طلاق لیے بغیر میرے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ لڑکی اسلام قبول کر لے تو اس کی پہلی شادی جو ہندو مذہب کے تحت ہوئی ہے منسوخ ہو جاتی ہے، اسے اسلامی شریعت کے تحت شادی کرنی پڑے گی جو وہ ہندو خاوند سے طلاق لیے بغیر کر سکتی ہے۔ تم اس کی شادی سے پہلے اسے کیوں نہ لے گئے؟ میرے والدین نہیں مانتے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے انہیں دھمکی دی ہے کہ انہوں نے مجھے اس لڑکی کو گھر لانے سے روکا تو میں فوج میں بھرتی ہو کر لڑائی میں چلا جاؤں گا۔ وہ مان گئے ہیں۔ میں نے کہا، ارملا ابھی تھانے آئی تھی، تم اسے مل تو نہیں سکے ہوگے؟ وہ سب کے سامنے ہی میرے پاس آ گئی تھی، اس نے کہا، اور اس نے مجھے وہ ساری باتیں بتائی ہیں جو اس نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو عباس، میں نے جھوٹ نہیں بولا، تم بھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اسے گھر بھیج دیا۔ ایک کانسٹیبل کو میں نے سمت بتا کر یہ کہا کہ وہ دیہاتی لباس میں ندی کے ساتھ ساتھ جائے اور دیکھے کہ کس جگہ جوگیوں اور سنیاسیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی جائے اور الگ صبح مجھے بتائے۔ میں جا کر سو گیا۔ صبح اسی کانسٹیبل نے مجھے جگایا اور بتایا کہ فلاں جگہ سنیاسیوں کا ڈیرا موجود ہے۔ میں نے پرائیویٹ کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ 4 کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبل کو
देहातियों के लिबास में इस तरह वहां जाने को कहा था कि अलग अलग होकर सन्यासियों के डेरे के इर्द गिर्द और करीब रहें और मेरे इशारे का इंतजार करें। यह महज एहतियाती तदबीर थी। मैं सन्यासियों के डेरे में जाकर घोड़े से उतरा। उन्होंने खेमा शायद खुद ही मुख्तलिफ कपड़े जोड़कर सी रखा था। बाहर एक सपेरा बीन बजा रहा था और एक सांप उसके आगे फन फैलाए झूम रहा था। इस गिरोह में सपेरे भी थे। मैंने उन्हीं के एक लड़के से पूछा कि उनका गुरु कहाँ है। उसने अंदर की तरफ इशारा किया। मैं घोड़े से उतरकर अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा सा जोगी चौकड़ी मारे बैठा था। उसके इर्द गिर्द थैलियां और टोकरियां रखी थी। मुझे देखकर उसने अपने ऊपर मराकिबे की कैफियत तारी कर ली। मैंने उसके घुटने छूकर हाथ जोड़े और उसके सामने बैठ गया। वो मुझे सर से पांव तक देख चुका था। खुदा ने मुझे कद-बुद कुछ लंबा चौड़ा अता किया है और उस जमाने में मेरा रंग रूप जरा सफेदी माइल था। लिबास भी अच्छा था और घोड़ा भी अच्छी नस्ल का था। इससे सन्यासी बगैर पूछे ही मुझे नवाब या कोई जागीरदार समझ बैठा। कैसे आए हो? उसने मखमूर से लहजे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरी जवानी ढलने लगी है। खुदा ने सब कुछ दिया है मगर मेरी ख्वाहिश है कि जवानी खत्म न हो। सोने और मरवारीद के कुश्ते मैंने बहुत खाए हैं। मैं इधर शिकार के लिए आया था। मेरे नौकर को किसी ने बताया था कि ये खजाना आपके पास है। वो आपके पास परसों तरसों आया था। आपने उसे दवाई के चंद एक कतरे दिए थे जो इंजेक्शन के जरिए लेने थे। उसने ये दवाई ली और अगले ही रोज मैंने उसे देखा तो पहचान न सका। उसका रंग सुर्ख हो गया है और अब 4 गुना ज्यादा बोझ उठाता और घोड़े की तरह काम करता है। मैंने उससे पूछा कि तुम ये खून और ये ताकत कहाँ से लाए हो? उसने आपका आता पता बताया और मैं किसी को बताए बगैर आया हूँ। मुझे वही दवाई देते। वो मकतूल को मेरा नौकर समझा और कहने लगा, वो दवाई है ही आप जैसे नवाबों और राजे महाराजों के लिए। एक जड़ी है जो जमीन के नीचे ही पककर खत्म हो जाती है। ये अमृत रस है, किसी को नजर नहीं आती। हमने इसे हासिल कर लिया है। आपका नौकर खुशकिस्मत था कि हम उस पर मेहरबान हो गए और उसे 2-4 कतरे दे दिए। आप भी ले जाएं, लेकिन 5 कतरों के हम 100 रुपया लेंगे। मैंने 100 रुपया निकाला और उसके आगे रख दिया। ये सरकारी रकम थी। मुझे इत्मीनान था कि ये मुझे वापस मिल जाएगी। सन्यासी ने अपने हाथ से छोटी सी एक शीशी में मुझे लाल रंग के 5-6 कतरे डाल दिए। इस दवाई की उसने इतनी करामात सुनाई और ऐसे लहजे में सुनाई कि मेरे दिल में आया कि ये चंद एक कतरे अभी मुंह में डाल लूं। उसने कहा कि ये इंजेक्शन के जरिए खून में शामिल करना है। मैं दवाई ले आया। मुझे ये दवाई उसी लेबोरेटरी में भेजनी थी जहां मकतूल के जिगर और गुर्दों के टुकड़े गए थे। मेरे आदमी जो देहाती लिबास में इधर उधर बिखरे और छुपे हुए थे, मुझे जाता देखकर मेरे पीछे आए। मैंने उनमें से 2 आदमी को ये काम सौंपा कि उस सन्यासियों के डेरे से दूर रहें और नजर रखें। अगर ये लोग कहीं चले जाएं तो इनका पीछा करें। मैंने थाने में जाकर शीशी अस्पताल के मुलाजिम को दिखाई। वो हवालात में बंद था। उसने कहा कि ये वो दवाई नहीं, ये लाल रंग की है और वो पानी के रंग की थी, जरा सफेदी माइल थी। मैं चकराया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। सन्यासी ये न कह दे कि उसने मेरे नौकर को यही दवाई दी थी। मैंने बहुत सोचा और एक बार फिर सन्यासी के डेरे को चल पड़ा। अब भी मेरा अमला साथ था। वो मुझे देखकर कुछ हैरान हुआ। मैंने इल्तिजा के लहजे में उसे कहा कि मेरे नौकर ने कहा है कि आपने उसे जो दवाई दी है वो पानी की तरह थी, उसका रंग सुर्ख नहीं था। मुझे वही दवाई दें, क्योंकि मैं अपने नौकर पर उसका असर देख चुका हूँ। इतने बड़े आदमी होकर अपने नौकर पर एतबार करते हो? उसने गुस्से से कहा। हमने उसे यही दवाई दी थी। महाराज ने शायद अपने हाथ से नहीं दी थी। मैंने कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। उसने कहा। हमने बालके से कहा था कि उसे दवाई डाल दो। उसने किसी का नाम पुकारा तो 13-14 साल की उम्र का एक लड़का अंदर आया। उसने लड़के से पूछा, परसों एक आदमी यहाँ आया था, हमने तुझे कहा था कि इस शीशी में से 6-7 कतरे दवाई उसे डाल दो। उसने लाल दवाई वाली बड़ी शीशी उसे दिखाकर कहा कि तूने इसी में से उसे दवाई दी थी ना। हमारी तवज्जो सांप की तरफ हो गई थी। टोकरी से निकल गया था। मैंने लड़के को देखा, वो सोच में पड़ गया था। सन्यासी की डांट पर उसने खौफजदा लहजे में कहा, आपने महाराज इस शीशी की तरफ इशारा किया था। उसने एक और शीशी उठाकर सन्यासी को दिखाते हुए कहा, मैंने इसमें से उसे 6-7 कतरे डाल दिए थे। सन्यासी बम की तरह फटा, इसमें से? ओए मूर्ख, फिर सोच, तूने इसमें से कतरे डाल दिए थे? हाँ महाराज, लड़के ने कहा, इसी में से कतरे डाल दिए थे। सन्यासी का रंग काला था, ये रंग जर्द हो गया। उसने मेरी तरफ फटी फटी नजरों से देखा और कुछ देर देखता ही रहा।
میں خاموش رہا اور جان گیا کہ مقتول کو غلط دوائی دی گئی تھی۔ میں نے وہ شیشی اٹھا لی جو بالکہ نے اسے دکھائی تھی۔ اسے رکھ دو، اس نے جھپٹا مار کر کہا۔ میں نے ہاتھ اپنی طرف کر لیا۔ اس نے کہا یہ شیشی مجھے دے دو، اس میں سانپوں کا زہر ہے۔ میں اٹھا اور خیمے سے باہر آ کر 2 انگلیاں منہ میں ڈال کر وسل بجائی۔ چاروں کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل دوڑے آئے۔ 2 کانسٹیبلوں نے کرتوں کے نیچے ہتھکڑیاں کمر کے گرد لپیٹ رکھی تھیں۔ سنیاسی باہر آ گیا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے ہتھکڑی لگا لو اور سب کو تھانے لے چلو۔ تمام راہ سنیاسی میری منتیں کرتا اور بولتا رہا۔ تھانے میں بٹھا کر اسے کہا کہ اب اپنی کہانی سناؤ۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کے نوکر کا کیا حال ہے؟ آپ کہتے تھے کہ اس دوائی نے اسے بہت طاقت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس شیشی میں سے دوائی نہیں دی گئی ورنہ وہ مر جاتا۔ وہ مر چکا ہے، میں نے کہا، اور اس کی لاش جلائی جا چکی ہے۔ اس کی موت لازمی تھی، اس نے کہا۔ اس نے بتایا کہ مقتول اس کے پاس گیا اور کس طرح اس سے طاقت کی دوائی مانگی۔ سنیاسی نے 100 روپیہ قیمت بتائی اور 45 پر سودا طے ہو گیا۔ عین اسی وقت سنیاسی کے پیچھے رکھی ہوئی ایک ٹوکری میں سے سانپ نکل آیا۔ ڈھکنا ڈھیلا تھا۔ سنیاسی نے اپنے بالکے سے کہا کہ اس شیشی میں سے مقتول کو 5-6 قطرے دوائی ڈال دے۔ سنیاسی نے چھوٹی سی ایک شیشی نکال رکھی تھی۔ بالکے نے اشارہ غلط سمجھا اور اس شیشی میں سے 5-6 قطرے ڈال دیے جس میں سے سانپوں سے نکالا ہوا زہر رکھا تھا۔ یہ 7 سانپوں کا زہر ہے، سنیاسی نے اپنے بیان میں کہا۔ ہم سانپ بھی پکڑتے ہیں اور ان کا زہر نکال کر دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے یہ شیشی دوائیوں والی شیشی کے ساتھ رکھ دی تھی۔ اس کے بالکے نے بیان دیا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس شیشی میں زہر ہے۔ سنیاسی کا دھیان ٹوکری سے نکلے ہوئے سانپ کی طرف تھا۔ اس نے اسی دوران شیشیوں کی طرف اشارہ کر کے بالکے سے کہا تھا کہ مقتول کو اس کے چند قطرے ڈال دو۔ بالکے نے بتایا کہ سنیاسی کا ہاتھ اسی شیشی کے قریب تھا۔ اس نے اسی میں سے چند قطرے مقتول کو دے دیے۔ مقتول دوڑا۔ وہ اپنے دوست سے اس دوائی کا انجیکشن اسی روز لینا چاہتا تھا تاکہ شام تک اس میں بھینسیں اور گینڈے جیسی طاقت آ جائے۔ میں نے سنیاسی اور اس کے بالکے کو بھی حوالات میں بند کر دیا اور سانپوں کے زہر والی شیشی اپنے ASI کے ہاتھ 100 میل دور انہی ماہرین کے پاس بھیج دی جن کے پاس مقتول کے جگر اور گردوں کے ٹکڑے معائنے اور رپورٹ کے لیے گئے تھے۔ وہاں سے 3 روز بعد دونوں رپورٹیں اکٹھی آئیں۔ لکھا تھا کہ مقتول کو زہر موت سے اندازاً 2 یا 3 گھنٹے پہلے دیا گیا تھا اور یہ زہر سانپ کا تھا۔ یہ واردات 302 قتل کی نہ رہی، 304 اتفاقی یا حادثاتی قتل بن گیا۔ مقدمہ ٹیکنیکل بن گیا۔ عدالت میں سرکاری وکیل اور صفائی کے وکیلوں کے درمیان قانونی نکات پر خوب مارکا ہوا۔ آخر زہر دینے والے سنیاسی اور انجیکشن لگانے والے کمپاؤنڈر کو 4 سال سزائے قید بامشقت دے دی گئی۔